लीजिए, कल जो गोबर फेंकते थे उन्हीं के लोग आज गोबर में विज्ञान ढूंढते हैं। समझ रहे कि नहीं? आधा किलो गाय का गोबर अगर लीप लीजिए तो वह रेडिएशन नहीं होगा। आधा किलो गाय का गोबर अगर ऊपर से ढक लीजिए तो परमाणु बम के हमले से बच जाएंगे। आधा किलो गाय के गोबर को हिनूर हीरे से भी ज्यादा होता है। तो हमारे एक प्रवक्ता ने बोला कि इतना फायदा है अगर उसमें, तो अगर रोज आधा किलो गोबर खाया करिए तो दिमाग भी बढ़ा। इसमें तो किसी का अपमान नहीं है। अगर वो वैज्ञानिक है तो खाना चाहिए। उस गाय के बछड़े को गोबर और वहां हलवा रख दीजिए, वो सूंघ के क्या खाएगा? गोबर खाएगा कि हलवा खाएगा? और इंसान कहां पहुंच गया? अब मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा, समझदार को इशारा काफी। सावित्रीबाई फूले के ऊपर गोबर क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। मैं सीधे इस बात पर आ रहा हूं कि हम जैसे लोग इस बात को समझते हैं कि असल में लड़ाई विचारधारा की है। असली लड़ाई विचारधारा की। किसी नेता के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई कलम और किताब बचाने की है। मैं लफ्ज़ बोलेगा कौन और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? इसलिए मैं पूरी तरह से इस बात की, इस लड़ाई की, इस वैचारिक लड़ाई के साथ खड़ा होने आया। क्या बोला था इन्होंने? फतेह बहादुर जी ने, उन्होंने माता सावित्रीबाई फूले का कोटेशन बोला। इस मंच पर आदरणीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी बैठे हुए हैं। इन्होंने क्या बोला था? अधम जाति में विद्या पाए, भय हुआ था अहि दूध पिलाए। और इस बात के लिए कहा कि हमारी पूरी लड़ाई मान सम्मान की है, और जिस ग्रंथ में हमारे लोगों के लिए कोई गलत बात लिखी होगी तो हम उसकी आलोचना करेंगे। क्या बोला है तमाम उन बहुजन लोगों ने जो ये सवाल खड़ा किया सम्मान और स्वाभिमान का? तो गर्दन काटने और जीभ काटने वालों को मेरा एक सवाल है, भाई आपके यहां तो काटने मारने का परंपरा नहीं था। आपके यहां तो ऐसी ताकत हुआ करती थी कि एक श्राप दे देते और ये भस्म हो जाते। ये तो हिंसा आपके धर्म में तो थी नहीं। इसका मतलब कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसा श्राप बना ही नहीं है, वरना गर्दन काटने की बात नहीं करनी पड़ती। इसीलिए सबसे पहली बात यह है कि वैचारिक लड़ाई कलम और किताब से लड़ी जाती है, और त्रिशूल और तलवार के खिलाफ कलम और किताब की लड़ाई का साथ देने के लिए मैं इस मंच पर आया हूं, और आप सबके सामने ये कबूल करता हूं कि इस कलम और किताब की लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और कलम किताब को जीतने की बात करेंगे। आज ये कार्यक्रम हुआ है, ये कार्यक्रम माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर, और ये होता है एक वैचारिक आंदोलन। अगर आपको फतेह बहादुर जी की कोई बात गलत लग रही है तो आपको यह कहना चाहिए कि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले गलत नहीं कह सकते। अगर आपको बाकी लोगों की बात गलत लग रही है तो ये बात तो हजारों साल से हमारे पुरखे पूछते आए। तुम कद बावन हम कद सूद और हम कद लोहू तुम कद दूध। मैं और चौपाइयां पढ़ता हूं, मैं तो अपने ऊपर बात भी नहीं कर रहा हूं। प्रोफेसर जी हैं, शिक्षा मंत्री जी, और आदरणीय आलोक मेहता जी बैठे हुए हैं, अनिता जी बैठी हुई है, मंत्री हैं। मैं आप लोग के सामने देखिए शुरू में एक बात कहना चाह रहा हूं। आलोक सर जब बोल रहे थे कि हमारी सरकार है तब ये कार्यक्रम हो रहा है, और ये जलसे की तरह हो रहा है, और फर्क देखना होता तो आप हमारे यूपी में आ जाते। वहां अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों है, और अगर आप इस तरह का कार्यक्रम चलाएंगे तो उसके लिए बुलडोजर खड़ा होगा। ये अंतर है उनमें और हम में। वहां पर कांवड़ लेकर जाने वालों पर वहां के मुख्यमंत्री फूलों की बारिश करते हैं, और 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाला के शिकार एससी, एसटी, ओबीसी 500 दिन से ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं। उनके ऊपर उनकी पुलिस लाठी चलाती है। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां तलवार और त्रिशूल के सामने आजादी के
कोई सरकार ऐसी है जिसने एक साल में 5 लाख लोगों से ज्यादा को सरकारी नौकरी दी? 5 लाख से सरकारी नौकरी ज्यादा देते। अभी तो शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए, शायद 13 जनवरी को फिर 1 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। और ये है वो बिहार की जमीन। इसलिए मुझे लगता है सर, हमारे जैसे लोग जब बिहार आते हैं तो इसकी मिट्टी में आज भी हमें तथागत बुद्ध की तर्कशील प्रज्ञा करुणा की ताकत महसूस होती है। इसलिए हम बिहार से ऊर्जा लेकर जाते हैं। इस बिहार के बाद आते हैं तो सम्राट अशोक को याद करते हैं। आज के लोग कहते हैं हम अखंड भारत बनाएंगे, और यहाँ के लोगों को कहते हैं कि अगर आपको इनका मामला कबूल नहीं तो आप पाकिस्तान चले जाएंगे, बोलते हैं ना। और अखंड भारत में 45 करोड़ मुसलमान बाहर से भारत में आ जाएंगे, उसका क्या करोगे? इसलिए जब बिहार हम आते हैं तो सम्राट अशोक को याद करते हैं। ये इतिहास है आपका। हमारी लड़ाई किसी जाति किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। सम्राट अशोक ने जब तलवार उठाई तो वहां मैं गया हूं, उस जगह पर बंगाल में नदी का रंग लाल हो गया था। और जब तलवार रख करके बुद्धिज्म का परचम उठाया, ये पंचशील झंडा पूरी दुनिया में लहराया। उस ताकत का नाम है सम्राट अशोक। और उसकी बात मैं बिहार में जब भी आता हूं तो याद करता हूं। ये बिहार मानव कर्पूरी ठाकुर की जमीन है। ये बिहार कर्पूरी ठाकुर की जमीन इसलिए मैं कहता हूं, इतिहास इसलिए भी याद किया जाना चाहिए सर। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, और जिस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, आओ अगर आपकी भावना आहत होती है इस तरह के बयानों पर, तो प्रोफेसर चंद्रशेखर ने यही सवाल पूछा था कि अगर तुम्हारी किताब में कोई बात लिखी है जिससे हमारी भावना आहत होती है, तो हमारी भावना की कोई कीमत नहीं है क्या? हम अपनी भावना आहत करने वालों के खिलाफ बोलेंगे, और इसका अधिकार हमें भारत का संविधान देता है। संविधान नहीं कह देती। तो एक इतिहास ये भी याद करिए, और इस बात को आज कहने का वक्त है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव, और बिहार में मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर। एक अहिर बिरादरी के और दूसरे नाई बिरादरी के। दिल्ली के लोग उस इतिहास को याद करिए, उन्होंने क्या कहा कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, और बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। ये किसने नारा लगाया है? बड़ जात बतियौला से और छोट जात लतियौला से। ये मुहावरा किसने बनाया था? ये सवाल हमने पूछना शुरू किया, क्योंकि तुमने कभी अपने धर्म के नाम पर हमें एक माना ही नहीं, तो हमें जातियों में बांटकर अपमानित करते रहे हो। अहिर गड़ेरिया कुर्मी चोर और घर सारे का टंगरी तोड़, भोजपुरी समझते हैं ना। कब मैं बिहार में खड़ा हूं, और उस बिहार में जो समाजवादी आंदोलन, बिहार के लोगों का इतिहास पढ़िएगा, त्रिवेणी संघ का आंदोलन जो 90 की बात करता है, उसके बाद अर्जक संघ और बाबू जगदेव प्रसाद का आंदोलन। ये आज के नौजवान जितने आए हैं सेल्फी खिंचाने, मैं उनसे कहना चाहता हूं, पुराने लोग तो उस इतिहास के गवाह हैं। नौजवानों को आज पता ही नहीं कि धर्म की अफीम क्यों चलाई जा रही है, क्योंकि आपसे आपका इतिहास कोई पढ़ने नहीं देना चाहता है। बाबू जगदेव प्रसाद, महामना रामस्वरूप वर्मा, उनके नारे को याद करिएगा, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, और जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, ये नारा लगा था। और समाजवादी जगह है ये भाई। बिहार के लोगों, आपसे ऊर्जा लेने के लिए मैं इस इतिहास को याद कर रहा हूं। क्या बोला था उन्होंने? 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत और रोटी। हमारी लड़ाई इज्जत और रोटी की लड़ाई थी। जितने लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है वो इज्जत और रोटी की लड़ाई। तो समाजवाद का नारा था, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। वो नारा जब आगे बढ़ा, उन्होंने क्या लिखा उस नारे में कि ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिरपिट बोले करे न काम, और मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। ये नारा था, और उस नारे को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने आगे बढ़ाया। इस पूरे नारे में कहीं आपको हिंसा नजर आ रही है क्या? किसी के खिलाफ गाली नजर आ रही है क्या?
किसी का अपमान नजर आ रहा है क्या? उस नारे को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने आगे बढ़ाया। सब पिछड़ा सन 100 पाने बांधी गांठ और पिछड़ा पावे 100 में 60। और उस नारे को बाबू जगदेव प्रसाद और रामचंद्र वर्मा ने आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसी के खिलाफ ये लड़ाई है क्या? ये लड़ाई आपके हक अधिकार की लड़ाई रही है। और उस नारे को जब आगे बढ़ाया तब उन्होंने कहा कि जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला अंबानी हो, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। शिक्षा पर जो खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो और सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार, ये हमारी लड़ाई है, शिक्षा की कलम और किताब की लड़ाई है। और मैं याद करता हूं, मैं 3 मंत्री जिस मंच पर बैठे हो, मैं सच बताऊं, उदय जी बैठे हुए हैं, विधायक जी बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग, ऐसा बयान आज के वक्त में कोई भी अगर दे दे, सच बोल रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर को कोट करे, सावित्रीबाई फुले को कोट करे, उनकी पार्टियां उनसे कहती हैं कि ये उनका निजी बयान है, हम उनसे सहमत नहीं है, हम सबका सम्मान करते हैं। और आपके नेता, मैं याद करता हूं, मैं इतिहास याद कर रहा हूं अपने लिए, और मेरे जरिए ये बात जहां तक जाएगी, राष्ट्रीय जनता दल के लोग बैठे हुए हैं, ये बात कहने में अगर संकोच भी करेंगे तो अपने इतिहास को हम जैसे लोग याद करेंगे। जब मंडल आंदोलन आया, बीपी मंडल साहब यहाँ बिहार के थे ना, आरक्षण कहां से आई और कर्पूरी की मां और बहन के लिए गालियां दी गई थी, वो किसका था? और आलोक मेहता साहब अभी बोल रहे थे, उस जगह का नाम बोल रहे थे जहां पैर में चप्पल पहन करके आप सड़क पर नहीं चल सकते, बरहिया। और मैं तो कह रहा हूं सर, ऐसी जगह दर्जनों गई, और इसलिए पैर में चप्पल पहनकर चल नहीं सकते, उनके सामने खटिया पर बैठ नहीं सकते, और तो और छोड़ो तालाब से पानी नहीं पी सकते। इससे इस देश के लोगों का अपमान नहीं हुआ था क्या? इंसान वो नहीं थे क्या? कलम पकड़ ली, वेद सुन लिया तो कान में शीशा पिघला के डाल दो। दुनिया में कहीं ऐसी बात लिखी गई है क्या? नहीं सर। इस देश का प्रधानमंत्री विदेश जाकर बोलते हैं कि हम युद्ध के देश से नहीं, बुद्ध के देश से आए हैं, और भारत में आते हैं तो बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। वहां जाके कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। अरे भाई, वहां जाके बोलो ना कि हम उस देश से आए हैं जहां दुनिया में लोग एक तरह से पैदा होते हैं, हमारे यहाँ कोई मुख से पैदा होता है, कोई भुजाओं से पैदा होता है। ये बात दुनिया में नहीं बोलते, क्योंकि दुनिया वाले आपके ऊपर हंसे ही। ऐसे नहीं होता भाई। क्यों? क्योंकि आपको बंटवारा करना था। इतिहास का मैं याद करना चाह रहा हूं, जब ये अपमान चारपाई पर बैठने नहीं दिया, इतिहास भूल गए क्या? अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कांड हुआ, 2 लोग, 2 परिवार के दोनों तरफ हत्या हुई, और जो यादव था उसके सामने बुलडोजर खड़ा कर दिया कि इसका घर गिरा दिया। ये अपमान आज की तारीख में हुआ। उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय मरहूम नेताजी के वो मुख्यमंत्री के बेटे रहे, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ करके आए थे, और जब मुख्यमंत्री आवाज छोड़ा तो गंगा जल से उनका आवाज धुलवाया। ये अपमान नहीं हुआ क्या? हुआ सर। और इसलिए मैं पूछने आया हूं, जब ये अपमान आपके लोग करते थे 90 में बीपी मंडल साहब से विधानसभा में, पुराने लोग जानते होंगे, जब से मैंने इतिहास पढ़ा है, मैं अपने लोगों को समझाने के लिए बात कहता हूं। जब ये इतिहास बोला गया कि बीपी मंडल साहब के सामने खड़े होकर कहा गंगा में तेल रिस गया, आग लग गई, तो खड़ा होकर बोला गया एक शूद्र जब मुख्यमंत्री बन जाएगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो और क्या होगा? बीपी मंडल साहब ने खड़े होकर बोला ये गंगा में आग तो तेल रिसने से लगी है, लेकिन हमारे यहाँ होने से तुम्हारे सीने में जो आग लगी है इसको हमें और भड़काए हैं, अपनी बराबरी का भड़क बना दे। अपमान ये नहीं था क्या? अपमान इस बात का नहीं था जब मंडल आंदोलन लागू हुआ। और मैं याद कर रहा हूँ, जातिवादी लोग कहते हैं ना, अभी तमाम लोग बोल रहे थे, उन्होंने ये बात कही कि जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हमसे कहा जाता है हम जातिवाद कर रहे हैं। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए कभी जातियां नहीं बताई थी, और जब भारत का प्रधानमंत्री बना हुआ तो जाति किसने बताई? नाम जान रहे ना, मैं इस वैचारिक मंच से किसी नेता का नाम नए नाम लेने की जरूरत नहीं, क्या कुछ लोग पनौती भी बोल रहे, लेकिन हम तो नाम नहीं लेंगे, हम तो अपनी वैचारिक बात कह रहे हैं। जाति आपसे किसी ने पूछी थी? मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, किसने बताया?
राष्ट्रपति बनाया तो जाति किसने बताया? किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाति बताई ना। जब उन्होंने अब की राष्ट्रपति बनाया तो बताया कि हम पहली बार एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना रहे हैं। और जब बिहार के लोगों ने कहा कि अब जाति जनगणना होगी तो वही कह रहे हैं जातियां तो होती ही नहीं है, केवल गरीब, अमीर, किसान, नौजवान यही जाति है। अब आप अपने इतिहास पर आइए। मंडल आंदोलन लागू हुआ तो मंडल के खिलाफ में कमंडल लेकर निकलने वाले लोग कौन थे? अब मैं आपके इतिहास पर आ रहा हूं। मुझे भी पता है उत्तर प्रदेश बिहार का एक रिश्ता है समाजवाद का, सामाजिक न्याय का। तो जैसे शिव चर्चा आपके यहाँ हो रही है वैसे ही शिव चर्चा हमारे यहाँ भी हो रही है। यहाँ इतनी महिलाएं बैठी है और मैं फिर से बधाई दूंगा फतेह बहादुर जी को। माता सावित्रीबाई फुले का ये कार्यक्रम मंच पर बैठे हम तमाम बड़े लोगों से नहीं, इतनी महिलाएं जो इतनी तादाद में इतने देर से बैठी हैं, इनकी वजह से कामयाब हुआ, इसलिए इनके लिए ताली बजाना चाहिए। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले तब तक बराबर नहीं बनते जब तक उन्होंने कलम हाथ में नहीं होती। ज्योतिबा फुले को पिता ने घर से निकालने के लिए कहा कि तुम्हें अपना स्कूल चुनना है, अपना घर चुनना है। ज्योतिबा फुले ने अपना घर चुना था। क्या आप लोग भी जरा जोर से बताइए? अपना स्कूल चुना था ना। और पत्नी को पढ़ाया सबसे पहले ज्योतिबा फुले ने। पता है कैसे पढ़ाया था? पेड़ की डंडल तोड़कर मिट्टी पर लकीरें खींचकर उन्होंने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया। और जब उनके स्कूल खोलने के लिए कोई जगह नहीं मिली, ये बिहार धर्म का अपमान हो रहा था। शूद्र और महिलाओं के बच्चों को शिक्षा देना का धर्म का अपमान है। तो ये बताओ वो धर्म शूद्रों और महिलाओं का था क्या? नहीं। और जो तुरंत दिया था स्कूल खोलने के लिए उस व्यक्ति का नाम है उस्मान शेख और उनकी बहन थी फातिमा शेख, जो उनके स्कूल में पढ़ाया जाया करती थी। ये है सांप्रदायिक सौहार्द और यह सामाजिक न्याय। सबने मिलकर के कलम और किताब बांटने का काम किया। वो सावित्रीबाई फुले जिनके ऊपर पत्थर और कीचड़ फेंका गया, 2 साड़ी लेकर जाती थी। महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं। हमारे यहाँ मैं आ रहा हूं उस इतिहास पर जो इस पार्टी का, इस विचारधारा का यहाँ का इतिहास है। सावित्रीबाई फुले 2 साड़ी लेकर घर से निकलती थी स्कूल जाने के लिए, क्योंकि रास्ते में उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था, मैला फेंका जाता था। और सावित्रीबाई फुले अमर हो गई और आज भी सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जा रही है। अगर फतेह बहादुर सिंह जी यहाँ पर कोई दूसरा धार्मिक कार्यक्रम कर देते तो वहां एकदम दूसरा माहौल होता। लेकिन मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं कि संस्कार का कितने देर तक कलम और किताब की बात सुनने के लिए आप लोग बैठे हैं। और जो सरकार में मंत्री है, मंत्री देर तक बैठे हुए हैं, ये वैचारिक प्रतिबद्धता है। अब दोनों बार विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण यहाँ से जब खड़े होकर बोल रहे थे ना कि फतेह बहादुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे भाई बाकी छोड़िए, आपका इतिहास ही यही रहा। मंडल के विरोध में कमंडल का रथ लेकर कुछ लोग निकले थे ना। अब मैं अपना वर्तमान का इतिहास याद कर रहा हूँ। लोगों से पूछा कि लालू यादव ने बिहार को स्वर्ग बनाया, तो लोगों ने कहा कि लालू यादव ने बिहार को स्वर्ग नहीं बनाया, लेकिन बेजुबानों को जुबान देकर लोगों को स्वर्ग दिया है। अब अपने